नमस्कार दोस्तों। चुनाव हो या देश की राजनीति, एक शब्द आपने हमेशा सुना होगा, काला धन, द ब्लैक मनी। वही काला धन जिसके विदेशों में लाखों करोड़ रुपए होने के दावे किए जाते हैं, वही काला धन जो हर न्यूज चैनल में चर्चा का विषय रहता है। आज हम बहुत आसान शब्दों में समझेंगे कि ये पैसा विदेशों में कैसे छुपाया जाता है और इसे भारत में वापस लाना क्यों इतना मुश्किल है। सबसे बड़ा सवाल, व्हाट इज ब्लैक मनी? काला धन होता क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि बस ड्रग्स, हथियारों की तस्करी, रिश्वत का पैसा या करप्शन मनी, बस यही काला धन है। लेकिन असली पिक्चर थोड़ी अलग है। आपकी गली के किराना दुकान वाले या वो प्रॉपर्टी डीलर जो 10 लाख का सौदा करके टैक्स नहीं भरते, उनका पैसा भी काला धन कहलाता है। मान लीजिए आपने बिल्कुल कानूनी तरीके से दुकानदारी की, प्रॉपर्टी बेची, ठेला लगाया, कहीं मेहनत की, पैसे कमाए, लेकिन बदले में आपने उस पैसे से टैक्स नहीं भरा, तो वह पूरा पैसा चाहे गुनाह से आया हो चाहे मेहनत से, वो काला धन बन जाता है। रिलेट करने के लिए एक फैक्ट आपको बताता हूँ। हमारे देश में जब जमीनों या मकानों की रजिस्ट्री होती है तो एक कड़वा सच ये है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जानबूझकर कागजों में जमीन की कीमत को कम दिखाते हैं। मान लीजिए सौदा 50 लाख का है तो जानबूझकर रजिस्ट्री सिर्फ 20 लाख की सरकारी रेट पर करवाई जाती है ताकि स्टैंप ड्यूटी और टैक्स बचाया जा सके। और अब जो बाकी के 30 लाख कैश में लेन देन हुए, वो सीधा ब्लैक मनी है। मतलब सिंपल है, हर वो पैसा जिस पर सरकार को टैक्स ना दिया गया हो, जिसे छुपा कर रखा गया हो, वह काला धन है। वो चाहे आपकी अलमारी में पड़ा कैश हो या किसी बेनामी नाम के अकाउंट में डिपॉजिट। देखो, इंडिया में कैश छुपाना थोड़ा रिस्की है, इसलिए लोग पैसे को टैक्स हेवन देशों में भेजते हैं, जैसे कैमन आइलैंड, पनामा या स्विट्जरलैंड। यहाँ टैक्स लगभग ना के बराबर है और यहाँ की बैंकिंग सीक्रेसी बहुत जबरदस्त है। अगला सवाल आता है कि पैसा बाहर कैसे भेजा जाता है। इसके मुख्यतः 2 रास्ते हैं। पहला सबसे सिंपल रास्ता है हवाला। ये एक इनफॉर्मल नेटवर्क होता है, कोई बैंक नहीं, कोई कागजी कार्रवाई नहीं, बस हवालादारों का एक सीक्रेट नेटवर्क। आप इंडिया में कैश दीजिए और दुबई, लंदन, स्विट्जरलैंड, किसी भी देश में उतना ही अमाउंट थोड़ी सी कमीशन काट के आपको मिल जाता है। इंडियन पीनल कोड के तहत ये मामला इलीगल है, लेकिन आज भी ये धड़ल्ले से चलता है। दूसरा रास्ता होता है शेल कंपनीज का। ऐसी कंपनीज जो कागजों पर तो होती हैं, लेकिन जमीन पर उनका कोई वजूद नहीं होता। बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग विदेशों में कागजों पर ऐसी शेल कंपनीज बना लेते हैं, फिर इंडिया से अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट या कंसल्टिंग फीस दिखाकर लीगली लुकिंग तरीके से इनमें ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें असली मालिक का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बैंक बेनिफिशियल ओनरशिप को छुपा के रखता है। इन कंपनीज के मालिक को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि लोग टैक्स छुपाते ही क्यों हैं? क्या टैक्स सच में इतना ज्यादा है कि ये बोझ लगने लगता है? तो इसका जवाब है हाँ और ना। भारत में कमाने वालों पर बेस टैक्स 30% लगता है, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रेजीम में आते हैं और आपकी कमाई 2 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज मिलाकर इफेक्टिव रेट लगभग 37.5% तक हो जाता है। और अगर आप पुरानी रेजीम में हैं और आपकी कमाई 5 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज मिलाकर यह लगभग 42% तक जा सकता है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि आपने 2 करोड़ कमाए तो 50 से 75 लाख सीधा सरकार के खाते में जाएंगे। लेकिन टैक्स चोरी की असली वजह सिर्फ टैक्स की दर नहीं है, बल्कि बदले में कुछ ना मिलना है। अगर हम फॉरेन कंट्रीज का एग्जांपल देखें, जैसे डेनमार्क, स्वीडन, अमेरिका, नॉर्वे, सिंगापुर, तो इन कंट्रीज के लोग अपनी कमाई का 40 से 50% तक का हिस्सा खुशी खुशी टैक्स में दे देते हैं। कारण, क्योंकि वहां की सरकारें बदले में बच्चों की वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, महंगे अस्पतालों में बेहतरीन इलाज और बुढ़ापे में पेंशन यानी पूरी सोशल सिक्योरिटी मुफ्त में देती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सोचिए, जैसे आप अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करें, हर जरूरत पूरी करें, लेकिन बदले में परिवार ना आपको इज्जत दे, ना प्यार, ना सहारा। वो हर बार यही करे कि और लाओ, बस एक तरफा वसूली। तो कब तक चलेगा आपका परिवार के लिए ये प्यार? ऐसे में आपका अपने परिवार के लिए कुछ करने का जज्बा टूट जाएगा। ठीक वही हाल हमारे इंडियन टैक्स पेयर का भी है। हमारे यहाँ एक आम आदमी टैक्स तो भरता ही है, लेकिन उसके बाद अपने बच्चों की प्राइवेट स्कूल की भारी भरकम फीस, अस्पतालों के महंगे खर्च और बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए खुद ही खून पसीने की कमाई से पैसे जोड़ता है। हर भारतीय को यही लगता है कि उसकी ईमानदारी का पैसा देश के विकास में कम और सिस्टम या करप्शन की भेंट ज्यादा चढ़ रहा है। यही वो वजह है जो एक आम आदमी को टैक्स छुपाने और काले धन के साम्राज्य का हिस्सा बनने पर मजबूर कर देती है। जाहिर सी बात है, जब मेरी मेहनत की कमाई से मुझे ही कुछ नहीं मिलेगा तो मैं अपनी मेहनत की कमाई किसी को हराम की कमाई समझकर क्यों खाने दूंगा। अब अगला फैक्ट है
लोग कहते हैं कि अगर यह पैसा वापस आए तो क्या होगा। यहाँ एक बात समझना जरूरी है। न्यूज में आपने अक्सर सुना होगा कि 900 लाख करोड़, इतने करोड़ काला धन विदेशों में, लेकिन सच ये है कि ये आंकड़ा बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उत्पन्न हुआ एक मिथ्या है। कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सरकारी व्हाइट पेपर के अनुसार भारतीयों की स्विस बैंकों में कुल राशि लगभग 2 बिलियन थी। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी की रिपोर्ट के अनुसार 2002 से 2011 तक यह राशि 343 बिलियन तक हो गई और NIPFP के अध्ययन के अनुसार 1990 से लेकर 2008 तक यह आंकड़ा 216 बिलियन था। तो सच यह है कि एग्जैक्ट अमाउंट किसी को नहीं पता। अलग अलग रिपोर्ट्स में जमीन आसमान का फर्क है। साफ साफ कहूं तो जिसके मन में जो आता है वो उतना ही अमाउंट बढ़ा चढ़ाकर बता देता है। लेकिन मान लीजिए एक बड़ा हिस्सा वापस आ भी जाए तो क्या होगा? सरकार को रेवेन्यू मिलेगा जो डेट बर्डन यानी ब्याज कम करने में मदद कर सकता है। टैक्स रेट्स स्टेबलाइज हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास स्कूल, अस्पताल, इन सब में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन रियलिस्टिक रहना बहुत जरूरी है। यह मैजिक बॉन्ड नहीं है कि जादू घुमाया और पैसा हमारे हाथ में आ गया। इकोनॉमिक पॉलिसी एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह होती है। सिर्फ काले धन से सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ, एक बड़ा पुश जरूर मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सरकार काला धन वापस क्यों नहीं ला पा रही? इसके पीछे कुछ वजहें हैं। पहली वजह, देश का कानून। सोचिए आपके घर में चोरी हुई और आपको शक है कि आपका सामान आपके पड़ोसी के घर में है, लेकिन आप सीधे उसके घर में घुसकर तलाशी नहीं ले सकते ना। इसके लिए या तो आपको उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी या फिर पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पर साथ ही अगर आपका शक गलत निकला और उसके घर में कुछ भी नहीं मिला तो इससे आपके आपसी रिश्ते खराब होंगे। ठीक वैसे ही भारत सरकार सीधे स्विट्जरलैंड या किसी भी देश के अंदर घुसकर जांच नहीं कर सकती। हर देश का अपना कानून होता है और उसके नियम मानने पड़ते हैं। बिना किसी की मदद के भारत के हाथ बंधे हुए हैं। दूसरी मुश्किल है कि पैसा किसके नाम पर है। काला धन रखने वाले बहुत चालाक लोग हैं। ये पैसा अपने असली नाम से नहीं रखते। मान लीजिए रामू अपना काला धन स्विट्जरलैंड में रखता है, लेकिन अकाउंट किसके नाम पर खुला है? शायद उसके ड्राइवर के नाम पर, उसकी बीवी के नाम पर, किसी विदेशी दोस्त के नाम पर या किसी ट्रस्ट के नाम पर, या ऐसी कंपनी के नाम पर जो कागज पर है, जमीन पर नहीं है, जैसे कि शेल कंपनीज। अब बैंक में नाम किसी और का है लेकिन असली मालिक कोई और है। यह पता लगाना ठीक वैसा ही है जैसे सास बहू के झगड़े में किसकी पहली गलती थी उसे ढूंढना। तीसरी और सबसे बड़ी मुश्किल है कि सबूत कहाँ है। AEOI यानी ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कहने का मतलब जानकारी का आदान प्रदान करना। 2019 के बाद स्विट्जरलैंड और इंडिया के बीच यह सिस्टम चल रहा है। हर साल स्विस बैंक इंडियन अकाउंट होल्डर्स का डेटा शेयर करते हैं, लेकिन ये डेटा सिर्फ उन खातों का है जो 2018 के बाद से ऑपरेट हुए हैं। जो उसके पहले के अकाउंट है उनका डेटा स्विस बैंक ने आज तक शेयर नहीं किया। अब मेन पॉइंट ये है कि डेटा मिलना एक अलग बात है, लेकिन पैसा लाना एक अलग बात। पैसा वापस लाने के लिए हमको सबूत चाहिए कि ये पैसा टैक्स चोरी का है। जब तक इंडियन गवर्नमेंट ये साबित नहीं कर देती कि ये पैसा उनके देश से टैक्स चोरी करके जमा किया गया है, तब तक बिना सबूत के कोर्ट में केस चल ही नहीं सकता। और ऐसे हालात में जब हम साबित नहीं कर पाएंगे कि ये पैसा टैक्स चोरी का है तो हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। कंक्लूजन क्या कहा जा सकता है कि कुछ बदला है? तो हाँ, थोड़ा बहुत चेंज आया है। 2019 के बाद से ये जो AEOI चल रहा है, कई राउंड्स का डेटा भारत आ चुका है। सरकार के पास अब कुछ जानकारियां हैं। वैसे तो पहले के मुकाबले यह बहुत बड़ा कदम है, लेकिन सच सिर्फ यही है कि जानकारी होने से कुछ नहीं होता। रास्ते अभी भी मुश्किल है। हमको यह तो पता है कि किसका कितना पैसा वहाँ है, लेकिन वही बात हमें यह नहीं पता कि किसका कितना पैसा चोरी का है और किसका कितना पैसा ईमानदारी का। काम तो पूरी गति से चल रहा है, लेकिन नतीजे थोड़े धीमे हैं। सरकार का सारा काला धन वापस लाना शायद एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन है, लेकिन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, दूसरे देश मिलकर काम करें और बड़ी सख्त कार्रवाई हो तो शायद एक बड़ा हिस्सा वापस ला पाना मुमकिन हो सकता है। जय हिंद।